हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए लेसन 2024 का फिजिक्स में अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण, उसको बहुत जल्द ही खत्म कर देना है, रिवीजन कर लेना है। तो गुरुत्वाकर्षण को देखते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान है क्रमशः m1 और m2 और वे एक दूसरे से r दूरी पे स्थित हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? F=G × m1 m2 by r²। यहाँ पे G क्या है? तो G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इस G का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻⁻11 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में। इस जी जो नियतांक का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 किसने दिया? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था 1788 में। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है वो कहाँ से आया है? तो इस फॉर्मूले से आया है। ये जी का हमको वैल्यू निकालना है, तो एफ हो गया तो न्यूटन हो गया, इधर से आर स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इधर का m1 m2 नीचे जाएगा तो हो जाएगा kg स्क्वायर बराबर जी। तो यहाँ से निकाल लिया गया, फार्मूला पता रहेगा तो मात्रक निकल जाएगा। अगला पॉइंट है गुरुत्व। तो गुरुत्व को देखते हैं, ग्रेविटी को। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण जी कहते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला पॉइंट है गुरुत्व जनित त्वरण जी। गुरुत्व जनित त्वरण जी जो है वो वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। यह वस्तु पे डिपेंड नहीं करता, इसका मान सेम होता है हर जगह। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान क्या होता है? घटता है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के ध्रुव पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सतह से जब ऊपर नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। और पृथ्वी के ध्रुव जो होते हैं ना, पोल, वहां पे जी का मान क्या होता है? तो वहां पे सबसे ज्यादा होता है। और विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है? तो यहाँ पे न्यूनतम होता है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के घूर्णन गति पर जी का मान क्या होता है? तो कम हो जाता है। जब पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो पृथ्वी जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब पृथ्वी का घूर्णन गति 17 गुना हो जाता है अपने 4 से अधिक, तो जी का मान लगभग 0 हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर क्या होता है? जी का मान बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगी तो भूमध्य रेखा पे क्या होगा? रखिए, वस्तु का भार 0 हो जाएगा और वहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ध्रुव पे जो जी है ना, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घट करके मात्र 1.4 आवर अर्थात 84 मिनट की हो जाएगी। अगर 17 गुना पृथ्वी अपनी चाल से ज्यादा चले तो दिन की अवधि कितना हो जाएगा? तो 1.4 घंटे की अर्थात 84 मिनट की।
और यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पे क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। अर्थात घूर्णन गति बढ़े घटे पृथ्वी का ध्रुवों पे जो है वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और जब घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घट जाता है और जब घटेगा तो जी का मान बढ़ जाता है। आगे देखते हैं लिफ्ट में पिंड का भार। तो लिफ्ट में पिंड का भार को देख लेते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो पिंड का भार क्या होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। अगला पॉइंट है जब ऊपर जाता है तो भार बढ़ा हुआ और जब नीचे आता है तो लिफ्ट में पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक समान वेग से ऊपर या नीचे जब गति करेगा तो उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे है कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो लिफ्ट में जो है स्थित पिंड का भार क्या हो जाता है, वो शून्य हो जाता है और यही भारहीनता की स्थिति बनती है। तो जब नीचे आते समय टूट गया लिफ्ट की डोरी तो अंदर भारहीनता जैसी स्थिति हो जाती है, शून्य हो जाता है। आगे देखते हैं कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय जो त्वरण जी है उसके मान से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित जो पिंड होता है ना उसके फर्श से उठकर उसकी छत से जाके लग जाती है। तो देख लेते हैं कि ये सब ऐसा होता क्यों है, तो इसका एक फार्मूला है, इसमें नहीं दिया हुआ है मुझे जहां तक याद है। एक्चुअली जब पिंड ये जो है लिफ्ट जो है ऊपर जाता है तो एम जी, जैसे कोई भी वस्तु है यहाँ सरफेस है, यहाँ पे एम भार का कोई व्यक्ति है तो इस पे नीचे हमेशा पृथ्वी का गुरुत्व लगता है जी, तो एम जी हो गया। और वो तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया कि व्यक्ति का मास एम हो गया, तो जो ये सरफेस है वहां पे जी जो है गुरुत्वीय त्वरण वो नीचे की तरफ लग रहा है और ये सरफेस व्यक्ति पे ऊपर की तरफ भी इतने सेम लगाएगा जी, इसीलिए इसका भार होता है महसूस एम जी, तभी तो ये सरफेस पर टिका हुआ रहता है, नहीं तो ये नीचे गिर जाता। तो अर्थात ये ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एम जी भार लग रहा है। और जो लिफ्ट है ना वो ए त्वरण से, मान लीजिए कि वो ए त्वरण से जा रहा है तो ऊपर जब जाएगा तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, जो भार महसूस करता है व्यक्ति वो एम जी प्लस एम ए, तो एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन ले लेंगे तो जी प्लस ए, तो एम कॉमन ले लेंगे जी प्लस ए। तो ये क्या हुआ कि इसका त्वरण ज्यादा है तो ये दोनों का ऐड किया गया है, तो जो भार है वो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है ए त्वरण से तो व्यक्ति ज्यादा भार प्रतीत करेगा महसूस। और वहीं जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम जी और क्या हो जाएगा माइनस एम ए, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है जी या उसमें से ए नीचे एक्सीलरेशन से आ रहा है। और एक सेकेंड अच्छा से थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। तो जो नीचे की तरफ ये व्यक्ति सरफेस पे है तो इसको ऊपर की तरफ एम जी भार लग रहा है, लेकिन लिफ्ट जो है हमारा क्या ए त्वरण से नीचे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है तो इसमें घटेगा, तो एम जी और माइनस एम ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो व्यक्ति को घटा हुआ महसूस होता है और त्वरण से आ रहा है तो एक समान। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाता है या नीचे गति करता है तो लिफ्ट का में जो स्थित पिंड है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, एक समान जब वेग होता है ना तो उसमें कोई भी त्वरण नहीं होता है, तो त्वरण नहीं होता है तो उसमें उसको इसका जो एम ए वाला भार है उसको महसूस ही नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो उसको सिर्फ एम जी ही फील होगा जो कि उसका एक्चुअल भार है, तो इसीलिए एक समान वेग पे उसको कोई
फर्क नहीं पड़ता है, ना बढ़ा हुआ ना घटा हुआ, क्योंकि इसमें त्वरण का कोई रोल ही नहीं है और त्वरण ही तो उसको बढ़ा घटा रहा है। चौथा जो है कि लिफ्ट का डोरी जब टूट जाता है तो वह मुक्त पिंड की भांति गिरता है और अंदर भारीनता इसलिए होता है कि नीचे गिरने का फॉर्मूला हो जाए mg माइनस एम ए। तो यहाँ एम ए की जगह पे क्या है, एम ए की जगह पे क्या है तो एम जी हो गया और माइनस एम ए। तो ए की जगह पे अब ये त्वरण नहीं रहेगा, अब ये टूट के मुक्त रूप से गिर रहा है तो ये ए हो गया इक्वल टू जी के, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण से ही गिरेगा तो mg माइनस एम जी अर्थात जीरो। तो जो व्यक्ति है तो उसको क्या फील होगा, भारीनता, क्योंकि उसका भारी नहीं है तो उसको जीरो महसूस होगा। अगला पॉइंट है इसका कि यदि लिफ्ट उतरते समय त्वरण उसका गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, अर्थात जो ये ए है ना इसका भार क्या हो जाएगा जी से अलग, मतलब जी से भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर एम जी से माइनस एम ए करेंगे और ये ए का वैल्यू ज्यादा है तो अर्थात निगेटिव में आ जाएगा ना, ये एम ए जो बचेगा कुछ घटने के बाद समथिंग बचेगा तो निगेटिव देगा वैल्यू। तो निगेटिव जब देगा वैल्यू तो ये जो सरफेस पे जो यहाँ पे व्यक्ति था तो वो ऊपर की तरफ mg जो ना फिल करके वो नीचे की तरफ फिल करेगा, तो वो क्या करेगा ऊपर जाके सट जाएगा वो व्यक्ति। तो वो निगेटिव भार फील करेगा तो वो क्या करेगा ऊपर जाके लिफ्ट में फर्श से उठ करके जाके वो छत से जाके लग जाएगा। आगे देख लेते हैं गैलीलियो तो इसने क्या किया, सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं। तो सबसे पहले किसने कहा था कि निर्वात में जितनी वस्तुएं होती हैं सभी समान त्वरण के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं, तो गैलीलियो ने। आगे देखते हैं ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो होता है ना, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग एरियल वेलोसिटी वो नियत रहता है और इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह जो है वो सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा और जब वह दूर होता है तो उसका वेग क्या होता है, घट जाता है। आगे देखते हैं कि तीसरा पॉइंट है सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल टी कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग जो टी स्क्वायर है वह ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल सबसे कम 88 दिन और दूरस्थ ग्रह नेपच्यून जो है वह उसका काल होता है उसका चक्कर लगाने का सूर्य का 165 वर्ष। कहाँ 88 दिन में, कहाँ 165 वर्ष। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि IAU ने यम जो प्लूटो है ना ग्रह उसकी श्रेणी से, उसको ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को निकाल दिया था और इसलिए अब दूरस्थ ग्रह क्या हो गया है, वरुण या नेपच्यून हो गया है, क्योंकि प्लूटो को IAU के द्वारा हटा दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला पॉइंट है उपग्रह का कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। तो उपग्रह का कक्षीय चाल के बारे में देखते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके पृथ्वी तल से ऊंचाई पे निर्भर करती है। उपग्रह जो होता है ना वो पृथ्वी तल से जितनी अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल क्या होगी, कम होती है। जो उपग्रह होता है पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतनी ही क्या होगी, कम होगी। सेकेंड पॉइंट है कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। जो उपग्रह होता है उपग्रह की कक्षीय चाल जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह का कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यह एक ही त्रिज्या की कक्षा के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होती है।
तो अगर एक ही त्रिज्या की कक्षा बहुत सारी कक्षाएं हैं तो इसमें भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रहों की चाल जो होती है वो क्या होगी, समान होती है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वो लगभग कितना होती है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी की सबसे जो नजदीक चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं उनकी कक्षीय चाल होती है 8 किलोमीटर चलते हैं पर सेकेंड। आगे देखते हैं उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। अतः परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि बटा में कक्षीय चाल। अगला पॉइंट है कि उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। अर्थात परिक्रमण काल के संबंध सिर्फ उसके दूरी पर डिपेंड करता है, ना कि उसके द्रव्यमान पे या किसी और चीज पे। आगे देखते हैं कि जो उपग्रह होता है ना उसका परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के अति निकट जो चक्कर लगाने वाले उपग्रह होते हैं उनका परिक्रमण काल कितना होता है, 1 घंटा 24 मिनट का। और वो कितने चलते हैं स्पीड में, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलते हैं और उनका एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो 1 घंटा 24 मिनट। अगला पॉइंट है ध्रुवीय उपग्रह। तो ध्रुवीय उपग्रह वैसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इसका कक्षीय वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड और आवर्त काल होता है अर्थात चक्कर लगाने का टाइम होता है एक चक्कर 84 मिनट। तो 1 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट। और इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं भू-अस्थायी उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है। तो जो क्या करता है कि पृथ्वी के अक्ष के लंबवत वो करता है चक्कर और ये पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का परिक्रमा करेगा और इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के बराबर होता है तथा इसका कक्षीय वेग होता है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको ऐसे को उपग्रह को क्या बोलते हैं, भू-अस्थायी उपग्रह। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। भूतुल्य कार्य की जियो सिंक्रोनाइजेशन कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। तो जो परिक्रमा काल है भू-अस्थायी उपग्रह है इसमें आर्चर सी क्लार्क ने सबसे पहले संभावना तलाशा था कि यहाँ पे संचार से कम्युनिकेशन से संबंधित उपग्रह को लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। अर्थात नीचे से इस वेग से फेंकना है कि जो कैपेसिटी है पृथ्वी का गुरुत्वीय खींचने की उसको पार कर जाए, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थात 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 पृथ्वी का। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग है v0 बराबर √g/a तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग भी e का वैल्यू है √2g/e। re मतलब होता है कि अर्थ का रेडियस और g गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ये तो पता ही है।
तो अगर हमें कक्षीय वेग उपग्रह का निकालना हो कि वो किस वेग से गति कर रही है, तो एकमात्र उसका जो डिस्टेंस है उपग्रह उसके कक्ष का पृथ्वी से, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका हो जाएगा कक्षीय वेग निकालने के लिए √g और पृथ्वी तल से उसका पलायन वेग निकालने के लिए क्या होता है, तो v बराबर √2g। अतः v बराबर क्या होगा, √2v0, क्योंकि √g की जगह पे तो v0 है, तो v बराबर √2v0। अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का क्या होता है, √2 गुना होता है। जो पलायन वेग होता है ना, वो कक्षीय वेग का क्या होता है, √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए, तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़ करके क्या होगा, पलायन कर जाएगा। तो अगर कक्षीय उसका जो होता है √2 गुना ही कम होता है पलायन वेग से, तो उसको उतना अगर बढ़ा दिया जाए तो वो अपना कक्षा भी छोड़ के फरार हो जाएगा उपग्रह। अगला पॉइंट देखते हैं, पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो जो पलायन वेग का मान होता है ना, वो द्रव्यमान पे या प्रक्षेपण कोण पे निर्भर नहीं करता, कि उसका फॉर्मूला ही है √2g re, जो कि उसका पिंड का रेडिएशन। आगे देखते हैं दाब। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का देखते फॉर्मूला, तो F/A अर्थात पृष्ठ के लंबवत बल बटा में पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यही है दाब, पृष्ठ के लंबवत बल बटा में पृष्ठ का क्षेत्रफल ही है दाब, F/A। और दाब का विषय मात्रक क्या होता है, तो फोर्स का न्यूटन और ए का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। और दाब एक कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट देखते हैं, वायुमंडलीय दाब हो गया। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45 डिग्री अक्षांश पे समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे की 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का जो SI मात्रक होता है क्या होती है, बार होती है। एक बार में कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक बार में कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, तो ऊपर जाने पे कम होता जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पे खाना बनाने में क्या होती है, तो दाब के कारण ही कठिनाई होती है, और वहां पे जल्दी खाना पक जाता है। वायुयान, सेकंड पॉइंट है कि वायुयान में बैठे जो यात्री होती है उनके फाउंटेन पेन से क्या होती है, स्याही रिसके गिर जाती है। किस लिए, तो दाब के कारण। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय जो दाब है ना, उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। अगला पॉइंट है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। आगे देख लेते हैं, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है ना, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। आगे देखते हैं, द्रव में दाब। तो द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार पर या तली के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। और द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की तरह सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो रो p से नोट किया हुआ दाब बराबर, इसका फॉर्मूला क्या है, HdG। H क्या है, उस बिंदु से वहां की गहराई है,
डी क्या है? तो डी है द्रव का घनत्व है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखते हैं द्रवों में दाब के नियम। तो द्रवों में दाब के नियम क्या क्या हैं? स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज स्तर में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होते हैं। अगला पॉइंट है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तरल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किसी बिंदु पे जो द्रव है उसका दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होने लगता है। आगे देख लेते हैं द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। तो पास्कल के नियम का प्रथम कथन, द्वितीय कथन और उन पर आधारित कुछ यंत्र देखते हैं। तो प्रथम कथन क्या था पास्कल का? गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। अगला पॉइंट है द्वितीय नियम कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र हैं कौन कौन से है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है और हाइड्रोलिक ब्रेक है। द्रव का दाब उस पात्र की अधिकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है। आगे देख लेते हैं गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करने पर जिन पॉइंटर का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी कम जाता है। इसके एग्जाम्पल है बर्फ, बिस्मुथ, ढलवां लोहा। क्वथनांक पर प्रभाव देखते हैं तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। और इसी के साथ क्या करते हैं वीडियो खत्म। और अगला चैप्टर जो है छठा प्लावंत, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।